भैंस के प्रमुख नस्लों में कौन सी है? तो भैंस के प्रमुख नस्लों में अगर हम लोग पढ़ते हैं मुरा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। एक क्या है, याद करने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। भैंस, एक आदमी था, अपनी भैंस से बहुत उसको प्रेम था और उसकी भैंस क्या हुई, मर गई। उसकी भैंस मर जाती है तो वो मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद कहाँ, टैटू के दुकान पे जाता है कि आज हम गोदना गोदवाएंगे। टैटू को हिंदी में गोदना बोलते हैं। टैटू को हिंदी में गोदना बोलते हैं। तो टैटू को हिंदी में गोदना बोलते हैं, तो इसी पे एक ट्रिक है। और वो जिसके पास जाता है वो एक अपने मित्र के पास जाता है। टैटू को गोदना बोलते हैं और वो मित्र के पास जाता है, उसका नाम जाफर रहता है। उसका नाम जाफर रहता है, जाफर या जफर, ठीक है। तो एक आदमी का भैंस मर जाता है और वो मार्केट जाता है गोदना गोदवाने के लिए। किसका, उस भैंस का, कि हम इसका सूरत गोदवाएंगे। और जिसके पास जाता है जो गोदना गोदने वाला रहता है उसका नाम जाफर रहता है। ये याद करने के लिए सिर्फ ट्रिक है। तो वो आदमी जब जाता है, चूँकि भैंस से वो बहुत प्रेम करता है, तो जाफर भी इस बात को जानता है कि वो भैंस से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसको पता नहीं कि इसकी भैंस मर गई है। तो वो जैसे ही जाकर बैठता है तो कहता है, पूछता है कि क्यों आए हो, और तो पता चलता है कि भैंस मर गया। तो ये आदमी जो भैंस से अपनी प्रेम करता था वो कहता है कि भैंस भैंस मरा, भैंस मरा, भादो, भादो महीना होता है हिंदी में, छठवां महीना को भादो कहते हैं, 6 मंथ को। भैंस मरा भादो में ही, भैंस मरा भादो में ही, जाफर, भैंस मरा भादो में ही जाफर, सूरत, भैंस मरा भादो में ही जाफर, सूरत उसकी, मतलब भैंस की सूरत, सूरत उसकी गोदना संभल कर। मतलब कि वो कहता है कि भैंस मेरा मर गया भादो महीना में ही, भादो में ही, भादो में ही जाफर, भैंस मर गया भादो में ही जाफर, भैंस मरा भादो में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना, गोदना संभल कर। अब इसका मतलब क्या है कि भैंस का ये सब नस्ल है। वो, अब आपको बार बार मुंह से रिपीट करना होगा कि वो आदमी जो भैंस से प्यार करता था वो बोलता है जाफर से, क्या बोलता है कि भैंस मरा, मतलब भैंस का नस्ल हम लोग याद कर रहे हैं। भैंस मरा, मरा मतलब जो इसमें लिखा हुआ है मुर्रा, तो वही मरा से मुर्रा हो गया। भादो में ही मतलब, भादो मतलब भदवाड़ी, भादो मतलब भदवाड़ी, मुर्रा भदवाड़ी, में ही मतलब महिसाना, में ही मतलब महिसाना जो है, महिसाना जो भैंस का प्रकार है, नस्ल है महिसाना। और जाफर मतलब जाफरबादी, जाफराबादी जो है, जाफराबादी भी भैंस का प्रकार है, ये नस्ल है। भादो से भदवाड़ी है, मेही से महिसाना है, सूरत से, सूरत से आपका एक और भैंस का प्रकार है जो सुरती भैंस का प्रकार होता है, और उसका से कुछ नहीं है, ठीक है। उसका से सिर्फ सूरत के बारे में है। गोदना से गोदावरी भैंस है, गोदवाड़ी या गोदावरी कहते हैं इसको, गोदवाड़ी कहते हैं या गोदावरी कहते हैं। गोदावरी भैंस का प्रकार है, गोद से गोदावरी। ना से नागपुरी है, नागपुरी भी भैंस का नस्ल होता है। और संबल से संबलपुरी है, संभल कर मतलब संबलपुरी है, संभल कर मतलब संबलपुरी भी भैंस का प्रकार होता है। तो भैंस को याद रखना है कि एक आदमी को बहुत भैंस से प्रेम था, और वो क्या कहता है कि भैंस मरा भादों में ही जाफर,
सूरत उसकी गोदना संभल कर, मतलब टैटू, गोदना मतलब टैटू, सूरत उसकी गोदना संभल कर। तो आपको ये याद करने के लिए ट्रिक है, इसको जितना बार मुंह से रिपीट कीजिएगा, भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना संभल कर। चूंकि उस आदमी को बहुत ज़्यादा लगाव था, तो भैंस के बारे में जिक्र चल रहा है, तो बोलता है कि भैंस मरा भादो, महीना जो होता है अगस्त सितंबर का महीना होता है इंग्लिश में, तो वो नहीं पता है, याद वो नहीं जानना है, ये सिर्फ यहाँ पे याद करने के लिए इसका ट्रिक है कि भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना, उसकी में कुछ नहीं, गोदना गोदावरी, नागपुरी, संबलपुरी, सुरती, मुर्रा, भादवाड़ी, मेहिसाना। तो इसको याद रखिएगा कलर बदल के एक बार। तो मुर्रा, भदवाड़ी, मेहिसाना, जाफराबादी, सुरती, इससे कुछ नहीं उसकी से, गोदना, गोद से गोदावरी, गोदावरी भैंस का प्रकार, और नागपुरी और संबलपुरी, ना से नागपुरी और ये फिर संबलपुरी। तो भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना संभल कर। भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना संभल कर। अगर आप लिख देते हैं इसको, अगर लिख देते हैं इसको, ब्लैक कलर लेते हैं, अगर इसको हम लिख देते हैं कि भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना संभल कर। याद रखिएगा कि भैंस मुर्रा, भैंस का नस्ल याद करें, मुर्रा, भदवाड़ी, मेहिसाना, जाफराबादी, सुरती, उसके से कुछ नहीं, गोदावरी, नागपुरी, संबलपुरी। तो ये हो गया ट्रिक, भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना संभल कर। भैंस मरा भादों में ही जाफर, सूरत उसकी गोदना संभल कर। आपको ये बार बार रिपीट करना है कि भैंस, भैंस का नस्ल याद कर रहे हैं, तो भैंस मरा भादों में ही, ठीक है, मेहिसाना हो गया, भदवाड़ी, मुर्रा, भैंस मरा भादों में ही, जाफर, जाफराबादी, फिर सूरत से सुरती हो गई, सूरत उसकी से कुछ नहीं, उसकी से कुछ नहीं, सूरत उसकी गोदना, ठीक है, गोद से गोदावरी, ना से नागपुरी, गोदना संभल कर संबलपुरी। तो ये चीज़ आपको लिख लेना है 2 बार 3 बार 4 बार, तो आपको दिमाग में भैंस का नस्ल से छुटकारा मिल जाएगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना तो बता चुके हैं कि बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा के मखदूम के पास, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। अब ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऊँट कहाँ रहेगा? ऊँट का संख्या ज़्यादा जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। ऊँट का संख्या ज़्यादा जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। ऊँट कहाँ? राजस्थान के बीकानेर जिला में। ऊँट अनुसंधान, ऊँट के ऊपर, कैमल के ऊपर रिसर्च कहाँ होगा? बिहार, झारखंड, यूपी में तो होगा नहीं, क्योंकि कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में। और जहाँ डेजर्ट का एरिया होगा, जहाँ रेगिस्तानी एरिया होगा, वहीं पे इसका रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अब इधर बिहार, यूपी, झारखंड और जहाँ पे रेगिस्तान है नहीं, जहाँ पे ऊँट है नहीं, वहाँ पे रिसर्च सेंटर खोल करके क्या किया जाएगा? फिर ऊँट आएंगे कहाँ से? इसलिए याद रखना है कि ऊँट अनुसंधान केंद्र कभी भी राजस्थान, डेजर्ट एरिया में, राजस्थान का बीकानेर जिले में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दालचीनी का पेड़ होता है, दालचीनी का पेड़ होता है।
दालचीनी का पेड़ होता है और इसका जो ये छाल होता है, तना का छाल, ये छाल, वृक्षों के छाल से दालचीनी यूज किया जाता है। ओरिजिनल दालचीनी जो होता है खाने में आपको मीठा लगता है, हल्का मीठा लगेगा और फिर कड़वा थोड़ा सा लगेगा। शुरू में मीठा लगेगा फिर कड़वा लगेगा। और ओरिजिनल दालचीनी का कलर नहीं छूटता है उसके ऊपर रगड़ने से। तो दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से। जनरली इंडिया का जो केरल राज्य है, केरल राज्य जो है दालचीनी का पौधा वहाँ बहुत ज़्यादा है, दालचीनी वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो मसालों की रानी इलायची, कार्डमम, कार्डमम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। और मसालों का राजा कौन? राजा गोलकी। मसालों का राजा गोलकी को कहा जाता है। ब्लैक पेपर, इसको ब्लैक पेपर बोला जाता है। पेपर, ब्लैक पेपर, गोलकी को राजा, गोलकी राजा है और इलायची मसालों की रानी है। क्यों रानी है? इलायची मसालों की रानी क्यों है? क्योंकि चाय में डाल दीजिए, मिठाई में डाल दीजिए, मुंह में डाल लीजिए, ठीक है, सब में काम आता है, सब जगह पे काम आता है। मसालों की रानी इलायची है तभी तो ऐड आता है, ऐड आता है, प्रचार आता है कि अजय देवगन का प्रचार आता है एक्टर का कि मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया, और कहता है कि रजनीगंधा में इलायची से बना हुआ है। रजनीगंधा के बारे में क्या कहता है कि इलायची से बना हुआ है। और उसमें ऐड आता है कि खाते हुए रजनीगंधा को कि मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया। अब बताइए कितना गलत बात है। कदमों में दुनिया रजनीगंधा खाने से आएगी? नहीं, मेहनत करने से। कदमों में दुनिया तो किसी के कभी नहीं आएगी, लेकिन मेहनत करने से आपको चार लोग सम्मान देने लगेंगे। और मेहनत करने से थोड़ा बहुत कदम में दुनिया आपके आएगी, वरना किसी के कुछ करने से कभी दुनिया कदम में नहीं आएगी। तो मुंह में रजनीगंधा तो कदमों में दुनिया नहीं, गलत कथन है। मेहनत कीजिएगा तो हो सके कि कदमों में दुनिया आ जाए, इसका चांस है कि लोग आपको स्वीकार करने लगे और लोग आपको वैल्यू करने लगे। लेकिन रजनीगंधा खाने से तो और गंदा करिएगा पर्यावरण को, तो गलत स्टेटमेंट है, उसको फॉलो नहीं करना है। दालचीनी कहाँ से? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। और इलायची का यूज कहाँ कहाँ है? मिठाई में भी डाल दिया जाता है। तो डाइवर्स यूज के कारण बहुत ज़्यादा जगह पे इसको यूज किया जा सकता है, इसके कारण ये मसालों की रानी कहा जाता है। राजा किसको कहा जाता है? ब्लैक पेपर को, गोलकी को। गोलकी को राजा कहा जाता है, ब्लैक पेपर को, ध्यान रखिएगा। क्योंकि राजा जी जो है कि ये ब्लैक पेपर सब जगह नहीं, मिठाई में ब्लैक पेपर डाल देगा गोलकी तो हो गया। इसलिए जो मैक्सिमम जगह यूज कर सकते हैं हम, किसी भी जगह पे मन किया तो कभी भी खा लिए, चाय में डाल दिए, तो डाइवर्स यूज के चलते इसको मसालों की रानी कहा जाता है। और एक चीज़, मसालों की रानी, मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा या मसालों का स्टेट, तो मसालों का बगीचा केरल। मसालों का बगीचा जो है कि सबसे ज़्यादा केरल में, केरल राज्य में, इंडिया के केरल राज्य में। क्योंकि हम जानते हैं कि पुर्तगाली लोग सबसे पहले इसी मसाला के लालच में इंडिया में आया था। और जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए थे, वो क्या करने आए थे? मसाला का व्यापार करने के लिए ही आए थे, ठीक है। तो मसालों की रानी को इलायची कहा जाता है और मसालों का राजा गोलकी को, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। देखिए, फ्लावर, फूल मतलब फ्लावर, जब इसका हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करने का अध्ययन का मतलब होता है लॉजी, LOGY, लॉजी, ठीक है। फूलों के अध्ययन को लॉजी बोलेंगे, लेकिन यही कह देगा कि फ्लोरिकल्चर क्या है,
फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? देखिए, कल्चर जहाँ लग गया, CULTURE, कल्चर जहाँ लग गया, ये जहाँ कल्चर लग गया, जहाँ कल्चर लग गया, जहाँ कल्चर लग गया तो वहाँ फिर जैसे एग्रीकल्चर, तो ये कल्चर लग गया जहाँ, वहाँ उसका खेती का बात करता है, उसका उत्पादन का बात करेगा, उसका उत्पादन का बात करेगा। और जहाँ अध्ययन होगा वहाँ लॉजी लगा रहेगा। लॉजी मतलब होता ही अध्ययन। तो किसी चीज़ के अध्ययन को जब कहेगा लॉजी लगा रहेगा। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। तो लॉजी का मतलब कि फलों के अध्ययन। लेकिन अगर वही कहा जाएगा कि फलों के खेती को क्या कह देते हैं, तो फ्रूटिकल्चर उसको बोलते हैं। उसी तरह से फूलों के खेती को क्या बोलेंगे, तो फ्लोरिकल्चर। फ्लावर का कल्चर, कल्चर मतलब खेती, फ्लावर का खेती फ्लोरिकल्चर, फ्लावर का उत्पादन फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। तो इसमें लॉजी और कल्चर के बीच में हम फर्क समझा रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे लॉजी है, यहाँ पे लॉजी है, तो एंथोलॉजी तो फूलों का अध्ययन, ठीक है। लॉजी है, लॉजी का मतलब अध्ययन, यहाँ भी लॉजी है तो लॉजी का मतलब अध्ययन। यहीं अगर कल्चर आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा तो उसका मतलब खेती। तो फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों की खेती, ये नहीं कि फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों का अध्ययन, नहीं, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो लॉजी और कल्चर के बीच में याद रखिएगा अध्ययन और खेती। जब पढ़ेंगे उसको तो क्या बोलेंगे, और जब उसका खेती किया जाएगा तो क्या बोला जाएगा। तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचुरे, सिस्टमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? सिस्टमा नेचुरे जो है कि कार्ल लिनियस की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने सिस्टमा नेचुरे में इन्होंने जंतु और पादप, जंतु और पादप के नामों का वर्गीकरण किया था, नाम को क्लासिफाई किया था, ठीक है। नाम का इन्होंने क्या किया था, सबको नाम दिया था। जैसे हम जो पढ़ते हैं कि ये किस, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या किस कुल का पौधा है, यही सबको नाम का वर्गीकरण इन्होंने किया था। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं कि मैग्नी आम, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। तो मैग्नीफेरा क्या बताता है कि स्पीसीज के बारे में बताता है कि जाति क्या है, ठीक है। और ये इंडिका जो है कि जीन बताता है किस कुल का है। तो ये जो नामीकरण है कि मैग्नीफेरा इंडिका, तो पहला जो नाम होगा वो स्पीसीज का होगा, जो जाति का होगा, और दूसरा जीन, किस किस जीन से बना है ये। तो इस तरह के नाम का वर्गीकरण इन्होंने किया था। और कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि
सिस्टमा नेचुरे किसकी किताब है? तो कार्ल लिनियस की किताब। इसमें क्या कहा था? वर्गीकरण के बारे में बताया था कि जंतु और पादपों के नामों में वर्गीकरण क्या है। इन्होंने ही बताया था कि मानव जो है कि होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस है। इसी तरह का जितना नाम था कि कौन किस वर्ग का है, तो मानव होमो सेपियंस है। और इन्होंने ही विवादित बात को किया था कि इस विवादित बात को किया था कि आदमी और बंदर जो है कि एक ही बंदर का विकसित रूप है आदमी, बंदर का ही डेवलप्ड रूप है आदमी। चूंकि ये चूंकि ये यूरोप के थे, स्वीडन के थे, तो चर्च से जुड़े हुए थे, जिसके वजह से क्या था कि अब जब इन्होंने इस बात को कहा कि बंदर से जुड़ा हुआ है, बंदर का विकसित रूप है आदमी, तो धार्मिक रूप से विरोध होने लगा इनका। क्यों विरोध होने लगा? क्योंकि आदमी को कहा गया कि जीसस का मतलब आशीर्वाद हुआ तो आदमी आया, मतलब जीसस का विशेष कृपा हुआ तब आदमी आया। आदमी मतलब भगवान का दूसरा रूप है। और अगर हम बंदर को बोल देते हैं कि आदमी का विकसित रूप है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान का अवमानना है। और फिर हमको बंदर को भी बारे में भी यही मानना होगा कि भगवान का ये भी बनाया स्वरूप है। इसके बीच में विचारकों के बीच में बहुत विरोध चला, लेकिन कार्ल लिनियस ये बात बोल करके फंस चुके थे और बहुत क्रिटिसाइज झेलना पड़ा इनको, जो कि बाद में हम पढ़ते हैं कि डार्विन का थ्योरी में कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है विकासवाद का सिद्धांत, जो विकासवाद का सिद्धांत पढ़ते हैं बाद में, उसमें कहा गया कि अभी उसको डिनाई किया गया है। बहुत सारे संस्था इसको डिनाई करती है कि नहीं, बंदर का विकसित रूप आदमी नहीं है, क्योंकि बंदर को 10,000 साल से देखा जा रहा है। 10,000 साल से बंदर को देखा जा रहा है, वो बंदर ही है, कभी वो आदमी नहीं बन पाया, कभी आदमी वो नहीं बन पाया, उसके स्वरूप में कभी बदलाव नहीं आ पाया है। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि कार्ल लिनियस सिस्टमा नेचुरे किताब लिखे थे और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। ये तो सिस्टमा नेचुरे तो कार्ल लिनियस की किताब थी, कार्ल लिनियस की किताब थी और सिस्टमा नेचुरे किताब लिखे थे। और ये टैक्सोनॉमी के पिता कहे जाते हैं, मतलब जंतुओं और पादपों के बीच का वर्गीकरण इन्होंने किया था, नामों का वर्गीकरण किया था। तो इनके बारे में विशेष पढ़ने का ज़रूरत है, कार्ल लिनियस के बारे में। तो अगर आपके पास टाइम रहे तो आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये विवादित बात को बोल करके चले गए और इनका दो सर्वश्रेष्ठ कथन है। इनका जो दो सर्वश्रेष्ठ कथन है कार्ल लिनियस का, तो टैक्सोनॉमी के तो फादर हैं ही, सिस्टमा नेचुरा किताब भी लिखा। इनका दो कथन है कि यदि एक पेड़ मर जाए तो दूसरा लगाओ, एक पेड़ मर जाए तो दूसरा लगाओ। पहला इनका फेमस कथन है। दूसरा कथन है इनका कि महान कार्यों में, दूसरा इनका जो फेमस कथन है जो हमको बहुत अच्छा लगा, दूसरा इनका है कि महान कार्यों में भाग्य जो है विपरीत काम करता है। महान कार्यों में भाग्य जो है विपरीत काम करता है। महान कार्यों में भाग्य विपरीत काम करता है, मतलब कहने का मतलब इनका था कि जब कोई आदमी बड़ा लक्ष्य लेकर के चलता है तो उसको लक का साथ बहुत कम मिलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इन्होंने जब खोज करने के लिए चला था तो ये चूंकि एक बहुत बड़ा काम था और इसमें बहुत क्रिटिसाइज भी इनको समय समय पर झेलने के लिए मिलता था।
कि इसलिए इन्होंने कहा था कि महान कार्यों में भाग्य विपरीत काम करता है। मतलब जो आदमी का लक्ष्य बड़ा होता है, जब वो कुछ काम करने चलता है, तो कार्ल लिनियस का कहना था कि तब आपका भाग्य आपका साथ बहुत कम देता है। जब आप महान कार्यों की तरफ प्रेरित होते हैं, जब आप बड़ा लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो आपका भाग्य ऑटोमेटिक पीछे हो जाता है। आपका भाग्य जो है कि साथ नहीं देता है, और तब आप कहते हैं कि हम भाग्यशाली नहीं हैं। लेकिन ये कार्ल लिनियस का कथन था, ये कार्ल लिनियस का कथन था कि महान कार्यों में व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं होता है। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं बैठिए, कार्य करने पर ध्यान दीजिए। और कार्ल लिनियस जिस तरह से इस बात को कथन को बोले थे, तो कहीं ना कहीं ये महसूस किए होंगे कि हमारा भाग्य इसमें हमारा साथ नहीं दिया। हम ये महान कार्य को लेकर के चले थे, हमारा भाग्य नहीं, हमारा मेहनत साथ दिया। तो याद रखिएगा कि जब लक्ष्य बड़ा होता है, जब महान आपका लक्ष्य होता है, तो मेहनत भी महान होना चाहिए, और महान कार्य को करने में आपका लक ऑटोमेटिक आपसे एक कदम पीछे रहने लगता है। चूँकि भाग्य साथ नहीं दिया होगा कार्ल लिनियस का, तो उन्होंने कहा कि महान कार्यों में भाग्य सदैव पीछे रहता है। तो भाग्य साथ नहीं देगा, जब मेहनत बड़ा होगा तो सफलता ऑटोमेटिक आएगी। इसलिए कार्ल लिनियस का यह कथन कि एक पेड़ मर जाए तो दूसरा लगाओ, और दूसरा कि महान कार्यों में भाग्य आपके सदा विपरीत होता है। दिमाग में घुसा लीजिएगा। बड़ा लक्ष्य है, अगर बड़ा लक्ष्य है, बड़ा मेहनत के तरफ आप भाग रहे हैं, बड़ी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, तो आप भाग्य का रोना नहीं रोइए कि भाग्य नहीं साथ दे रहा। क्योंकि कार्ल लिनियस ने कथन बोल करके कब के चले गए कि व्यक्ति जब महान कार्य करने चलता है तो उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता है। तो महान कार्यों में भाग्य सदैव व्यक्ति के विपरीत काम करता है। धन्यवाद। इस एक अच्छी लोकोक्ति के बाद नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।